अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 1 के लास्ट टॉपिक को कवर करेंगे, क्योंकि हमने पिछले सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे और उसके मैंने शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको लिखवा दिए थे। तो लास्ट टॉपिक की जानिब चलते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारे पास लंग्स कैंसर। हम जानते हैं कि हमारे पास जो कैंसर है वो बुनियादी तौर पर एक ऐसी सेल डिवीज़न होती है जो मुकम्मल तौर पर अनकंट्रोलेबल हो, और अगर यही अनकंट्रोलेबल सेल डिवीज़न किसी भी लंग्स के टिश्यूज़ के अंदर पाई जाए तो उसको हम जो है वो लंग्स कैंसर का नाम देते हैं। अच्छा, अब दूसरी बात यहाँ पे समझने वाली ये है कि सेल डिवीज़न जो बुनियादी तौर पर है, अगर अनकंट्रोलेबल हो तो वो कौन सा एक ट्यूमर फॉर्म करती है, और उस ट्यूमर को हम किस चीज़ का नाम देते हैं? उस ट्यूमर को हम बेनिगन ट्यूमर का नाम देते हैं। आप याद करें कि आपने क्लास 9th के अंदर भी ये चीज़ पढ़ी थी कि दो किस्म के ट्यूमर आपके पास होते हैं। एक आपके पास ट्यूमर जो है वो मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है, और एक बेनिगन ट्यूमर होता है। मेलिग्नेंट ट्यूमर वो ट्यूमर होता है जो बुनियादी तौर पर एक ही जगह पर फैले और ट्यूमर की फॉर्मेशन बहुत बढ़ती चली जाए, लेकिन उसका पॉइंट, उसकी लोकेशन, उसका सब कुछ जो है वो एक ही जगह पर मौजूद हो। लेकिन अब दूसरी बात ये वाली चीज़ जानने वाली है कि जो बेनिगन ट्यूमर है वो बुनियादी तौर पर एक ऐसा ट्यूमर होता है कि जो एक अगर टिश्यू वहाँ से जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है तो उसके साथ साथ दूसरे टिश्यू भी उसकी मौजूदगी में डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। क्यों? वजह क्या होती है? बिकॉज इट अफेक्ट अदर टिश्यूज़, क्योंकि अगर उसने एक टिश्यू को ख़राब किया है तो ऑटोमेटिकली वो दूसरे टिश्यूज़ को भी नुकसान पहुंचाएगा। यानी कि अब इसके लंग्स कैंसर का बुनियादी खुलासा करें तो हमारे पास ये बात सामने आती है कि लंग्स कैंसर बुनियादी तौर पर एक ऐसी सेल डिवीज़न है जो क्या होती है, मुकम्मल तौर पर अनकंट्रोलेबल हो, और जिसके नतीजाकार के अंदर ट्यूमर की फॉर्मेशन हो जो बेनिगन ट्यूमर कहलाता है। इसके जो बेनिगन ट्यूमर कहलाता है और ये दूसरे टिश्यूज़ को इफ़ेक्ट करता है। अब दूसरे नंबर पे हमारे पास बात ये आती है कि अगर हम लंग्स कैंसर खुदा न खास्ता किसी बंदे को अगर हो गया है तो उसके बुनियादी तौर पर अलामात क्या होंगी, उसके सिम्पटम्स क्या होंगे। एक तो उसके सांस लेने में थोड़ी बहुत दुश्वारी हो सकती है, और साथ जो है उसका खांसी का अमल, जिसको हम कफिंग का भी नाम देते हैं, और कफिंग के साथ हम एक लफ्ज़ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं स्टूपम का। स्टूपम अब बुनियादी तौर पर यह चीज़ होती है, जिस तरह से हम कहते हैं कि हमारे पास कोई भी जो है वो खांसी वगैरह हो तो साल बलगम वगैरह आए, और बलगम के साथ कभी कभार जो है वो खून वगैरह भी आना, उसको हम जो है वो बुनियादी अलामात लेते हैं कि लंग्स कैंसर की वो बुनियादी अलामात है। अच्छा, अब देखने में ये आएगा कि हमारे पास कैंसर जो चलो हो जाता है एक तरह से, किस तरह के सेल डिवीज़न अगर होगी, अनकंट्रोलेबल सेल डिवीज़न हो तो उसके ज़रिए से लंग्स कैंसर कॉज होता है। लेकिन इस बुनियादी इसकी मेन कॉजेज़ क्या होती हैं, जो बुनियादी एक वजह बनती हैं कि हमारे पास जो है वो लंग्स कैंसर किसी बंदे को खुदा न खास्ता हो। उसका सबसे पहले हम उसके काजेज़ में से लेते हैं कार्सिनोजन। कार्सिनोजन बुनियादी तौर पर ऐसे छोटे छोटे मुख्तलिफ किस्म के पार्टिकल्स होते हैं जिनका असर हमारे पास वक्त गुजरने के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता आपको देखने में मिलता है। अब मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा स्मोकिंग करता है तो लाज़मी बात है कि उसके असरात एकदम आपके सामने नहीं आते, बल्कि वक्त गुजरने के साथ साथ वो सारे के सारे सिम्पटम्स आपके पास आते हैं। अब यहाँ पे आपकी बुक के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लिखा हुआ था कि तकरीबन जो है एक स्मोकिंग सिगरेट के अंदर तकरीबन 50 नॉन कार्सिनोजन मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से जो है वो लंग्स कैंसर बहुत ही अमूमन ज़्यादातर स्मोकिंग लोगों जो स्मोक करते हैं उनको, या जो तंबाकू नोशी करते हैं उनके अंदर ये ज़्यादातर पाया जाता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है आयनाइजिंग रेडिएशन। आयनाइजिंग रेडिएशन बुनियादी तौर पर क्या होती है कि अगर कोई बंदा ज़्यादा अपना वक्त तबकारी के अंदर गुजारता है तो ज़्यादा वक्त तबकारी के अंदर गुजारने के नाते उसके जो है वो टिश्यूज़ की जब एक आम रूटीन के अगर कोई सेल डिवीज़न हो रही हो तो क्या होता है कि वो सेल डिवीज़न अनकंट्रोलेबल हो जाती है। वजह क्या होती है कि रेडिएशन उसको इतना ज़्यादा बूस्ट अप कर देती है कि सेल डिवीज़न जो है वो मुकम्मल तौर पर कोई सेल एक अपनी डिवीज़न को कंट्रोल ना कर सके, तो वो क्या करता है कि
उसकी सेल डिवीज़न अपनी कंट्रोलेबल लेवल से बहुत ज़्यादा आगे की जानिब निकल जाती है, जिस वजह से ये आयनाइजिंग रेडिएशन जो है ये भी एक मेन कॉज है। आयनाइजिंग रेडिएशन का दूसरा एक आपको मैं बताता चलूँ कि जो यानी कि एटॉमिक के जो मुलाजिम होते हैं उनके अंदर ताबकारी के अंदर वो ज़्यादातर रहते हैं, तो उनके अंदर लंग्स कैंसर कॉज होने का खदशा ज़्यादा होता है। और दूसरे नंबर पे अगर आप बात करें कि कोई भी अगर एक्सरे टेक्नीशियन है या कोई रेडिएशन के मुतालिक कोई अगर डॉक्टर वगैरह भी है तो उसको भी कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वजह क्या है कि इसी आयनाइजिंग रेडिएशन की वजह से क्या होता है कि उनका जिस्म एक कंट्रोलेबल लेवल के अंदर सेल डिवीज़न नहीं कर रहा होता। आखिरी पॉइंट हमारे पास है वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन क्या है कि ऐसा इन्फेक्शन जो वायरस के ज़रिए से कॉज हो उसको हम वायरल इन्फेक्शन का नाम देते हैं। और वायरल इन्फेक्शन जो है उसके अंदर वायरसेस जो है वो एक बुनियादी कॉज होते हैं, क्योंकि वायरस की वजह से डिफरेंट टाइप के छोटे छोटे वायरॉन्स भी होते हैं, प्रीऑइड्स भी होते हैं, जिसकी मौजूदगी लंग्स के अंदर वो कैंसर बिल आखिर कॉज कर देती है। लेकिन ये जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं ये भी आपके कार्सिनोजेनिक होते हैं। कोई ना कोई ऐसा भी इन्फेक्शन होता है जो एक वक्त के अंदर आसानी से ठीक हो जाए, लेकिन कोई ना कोई ऐसा इन्फेक्शन जो अपनी हद से ज़्यादा बढ़ के दूसरे टिश्यूज़ को भी जो है वो कमज़ोर करे, तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो एक वायरल इन्फेक्शन एक मेन कॉज कैंसर की होती है। अब हम आगे आपकी बुक के अंदर आता है पैसिव स्मोकिंग। पैसिव स्मोकिंग बुनियादी तौर पर क्या चीज़ है? अब लोग ये कहते हैं कि जो ना सिगरेट ज़्यादा पीते हैं तो उनके अंदर जो है वो लंग्स कैंसर के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, लेकिन ये अब समझना यहाँ पे बहुत ज़्यादा काफ़ी है कि पैसिव स्मोकिंग भी एक जो है बुनियादी तौर पर जैसे एक्टिव स्मोकिंग है उसी तरह पैसिव स्मोकिंग भी जो है वो लंग्स कैंसर के लिए बहुत ही ज़्यादा मेजर एक कॉज है। अब क्या चीज़ है, अब पैसिव स्मोकिंग से क्या मुराद है कि अगर आप जो है वो कोई बंदा स्मोकिंग कर रहा है तो आप तक उस स्मोकिंग का धुआं पहुंचता है, तो वो भी एक तरह से पैसिव स्मोकिंग के अंदर आ जाता है, क्योंकि इनहेल तो कोई और बंदा कर रहा है लेकिन उसका जो है स्मोक वो आपके पास जो है वो पहुंच रहा है, तो उसकी स्मोकिंग की वजह से भी दूसरा बंदा जब तंबाकू नोशी कर रहा है उसके स्मोकिंग की वजह से आप जो है उस स्मोकिंग को पैसिव स्मोकिंग का नाम दे रहे हैं, यानी कि वो इनडायरेक्टली तौर पर आप तक पहुंच रहा है धुआं उसका। दूसरी बात हम ये कहते हैं कि ये एक मेन कॉज है, मेजर कॉज हो सकती है कैंसर की। वजह क्या होती है कि जो स्मोक आपका बर्निंग एंड का होता है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी आपके पास पार्टिकल जो है वो फिल्टर होकर नहीं आता बल्कि डायरेक्ट आपकी नाक तक पहुँचते हैं, और जब आप उस धुएँ को इनहेल करते हैं तो आपके अंदर कैंसर होने के चांसेस इवन के एक्टिव स्मोकिंग से बहुत ज़्यादा 100% ज़्यादा चांसेस मौजूद होते हैं। उसके बाद है कि हमारे पास गवर्नमेंट की क्या ड्यूटी होती है कि वो तंबाकू स्मोकिंग को किस तरह से रोक सकती है, किस तरह से एलिमिनेट कर सकती है, या गवर्नमेंट के क्या रूल्स हो सकते हैं जो हमें जो है वो तंबाकू नोशी से बचा सकते हैं जिसकी वजह से लंग्स कैंसर को रोका जा सके। अगर आप देखें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने ये चीज़ एडवर्टाइज करती है हर जो है वो तंबाकू नोशी के अंदर या सिगरेट की डब्बियों के ऊपर जैसे लिखा हुआ होता है कि 18 साल से कम बच्चों के अंदर ये चीज़ ममनू है, या ये तंबाकू नोशी का अंजाम कैंसर जो है या इस तरह है या गैंग्रीन है। अब गैंग्रीन के हवाले से मैं बात करूं तो ये गैंग्रीन आपने क्लास 9th के अंदर भी पढ़ चुके हैं कि गैंग्रीन भी बिल आखिर वो कौन सा ट्यूमर होता है, बेनिगन ट्यूमर आपके पास होता है, जिसकी बदौलत हम ये भी कह सकते हैं कि WHO ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसकी वजह से जो है वो यंग पीपल के अंदर स्मोकिंग की जो है प्रिवेंशन उसके लिए वो एडवर्टाइज करते हैं, और एडवर्टाइजेशन जो है या किसी चीज़ की प्रिवेंशन को पब्लिक करना ये भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि लोग जो है वो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है वो लंग्स कैंसर से बच सकते हैं। वजह क्या होती है कि जब आप स्मोकिंग को एलिमिनेट कर देंगे तो लाजमी बात है कि आपके अंदर लंग्स कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, और
इंशाअल्लाह ताला कल आपको सेकंड चैप्टर के नोट्स इस वक्त आपको अवेलेबल होंगे आपके इंटरनेट पे, और दूसरा जो है आपके ग्रुप्स के अंदर भी ये नोट्स सेकंड चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक के इंशाअल्लाह ताला आपके पास पहुंच जाएंगे। और उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और कोशिश करें कि इसके अंदर से जो शॉर्ट पॉइंट्स हैं इसको किसी कॉपी पर नोट कर लें ताकि आपको आगे मुस्तकबिल के अंदर किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह।